हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। चलिए जी, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, ये सबने पढ़ा हुआ है 9th या 10th क्लास के अंदर, बट इस बार हमें सिर्फ रटना नहीं है, इसको बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छे से समझना भी है। बहुत कुछ है इसके अंदर। चलिए, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट a body continues to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो याद करो, आपने पिछली क्लास में फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था? इट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट, बाहर से लगेगी हमेशा। तो फोर्स लगने के बाद क्या क्या कर सकती थी? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फोर्स क्या कर सकता है? रुकी हुई बॉडी को चला सकता है। अगर बॉडी रुकी हुई है और हमने फोर्स नहीं लगाया तो वो हमेशा रुकी ही रहेगी। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी है 0, वो रेस्ट में है, तो फाइनली भी वो वेलोसिटी 0 ही रहेगी। वो आधे घंटे पहले भी रुकी हुई थी, आधे घंटे बाद भी रुकी ही रहेगी, चलेगी नहीं जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे। ओके, ये सबको समझ आ जाता है। अब बहुत ध्यान से देखना, एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब लेट से 10 की स्पीड से कहीं चल रही है, तो कभी नहीं रुकेगी, हमेशा 10 की स्पीड से ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं उसको तेज़ करने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्योंकि फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। फोर्स लगते ही क्या होता था? लास्ट क्लास में हमने देखा था, रुकी हुई बॉडी को चला देता था। फोर्स क्या करता था? जैसे ही किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो वो उसमें मोशन लेके आता था। अगर एक चलती हुई बॉडी के सामने से फोर्स लगाओ तो फोर्स क्या करता था? उसे रोक देता था। या फिर एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो फोर्स ऐसे लगा दो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? रुकी हुई बॉडी को चला सकता है या चलाने की ट्राई करता था, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, रोकने की ट्राई कर सकता था, या फिर चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज करता था या करने की ट्राई कर सकता था। लेकिन अब उससे उल्टा अगर हम सोचें, अगर फोर्स ना लगाएं तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो कोई बॉडी रुकी हुई थी, देखो फर्स्ट केस क्या है, कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। एक बॉडी चल रही थी तो हमेशा उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए उसको तेज़ करने के लिए या रोकने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है, एक गाड़ी जब चल रही होती है और मैं कुछ नहीं कर रहा तो थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है आगे, ऐसा क्यों? अगर एक गाड़ी को खाली छोड़ दें बस थोड़ा सा धक्का देके, तो थोड़ी ही देर बाद वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि रोड उस पर फ्रिक्शन लगाती है, रोड उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, इस वजह से गाड़ी रुकती है। काश फ्रिक्शन ना होती, अगर किसी रोड में फ्रिक्शन नहीं है तो अगर आप कोई गाड़ी या कोई बॉल को फोर्स लगा के एक बारी जस्ट फेंक दो तो किसी स्पीड से, अगर वो 10 की स्पीड से बॉल आगे जा रही है और ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं, बाहर से कोई आपने फोर्स लगाई नहीं, तो वो बॉल हमेशा चलती रहेगी 10 की स्पीड से। आइडियली कॉपी पे हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है, बॉल हमेशा 10 की स्पीड से चलती रहेगी, कभी ना तो रुकेगी, ना तो तेज़ होगी, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्योंकि तेज़ करने के लिए या रोकने के लिए या डायरेक्शन लगाने चेंज करने के लिए हमेशा फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स हम कह रहे हैं कि हमने लगानी नहीं। तो जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो बॉडी की स्टेट पहले से थी वही रहेगी बाद में भी। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो जब बॉडी रुकी होती है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, नेट फोर्स 0 होता है, उस बॉडी को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनना ये वर्डिंग। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और उस पर नेट फोर्स 0 है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत कुछ समझाएगा आपको। नेट फोर्स तो 0 है, यह फोर्स तो कोई मैं बाहर से लगा नहीं रहा,
और बॉडी रुकी हुई थी, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड अब ये जो सेकंड सिचुएशन है, इसमें एक बॉडी 10 की स्पीड से चल रही है, बस चलती जा रही है। यहाँ पे भी मैंने एक्सटर्नल या नेट फोर्स कितना लगाया, 0। मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे जाके ये वर्डिंग आएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स 0 है। तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रुका हुआ इक्विलिब्रियम, डायनामिक चलता हुआ इक्विलिब्रियम। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है ये किसका है, चलता हुआ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी चल रही है तो कॉन्टिन्यूसली वही मोशन करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई फोर्स ना लगे उसको रोकने के लिए या तेज़ करने के लिए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ये था जी न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए सेकंड पढ़ते हैं अब, न्यूटन सेकंड लॉ। ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ। चलिए फर्स्ट लॉ ने तो कहा कि फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा, जो सिचुएशन पहले थी वही रहेगी, रुकी हुई है तो बॉडी रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है जी फोर्स लगा दी, तो फोर्स के लगाने से होता क्या था, याद करो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स के लगाने से रुकी हुई बॉडी चल पड़ती थी या फिर चलती हुई बॉडी रुक जाती थी या चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो फोर्स लगने से होता क्या है, अच्छा मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, दोबारा से एक बारी, फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बाद में भी वो रुकी रहेगी, कब, जब बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो उसका मोमेंटम बताओ जी कितना था, मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, फिर से फाइनल वेलोसिटी भी 0 है तो मोमेंटम कितना हो गया, 0। अगर बाहर से फोर्स ना लगे तो मोमेंटम जो पहले था वही बाद में है। एंड और क्या कहा फर्स्ट लॉ ने कि लेट से मास है जी 5 kg, एक बॉडी किसी स्पीड से यानी 10 की स्पीड से चल रही थी तो मोमेंटम कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी कितना हुआ जी 50। अब थोड़ी देर बाद मैंने बाहर से तो फोर्स लगाई नहीं, अभी भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता है बाहर से फोर्स नहीं लगानी, तो मोमेंटम मतलब मास अभी भी 5 kg। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी चल रही है तो उसी स्पीड से चलती रहेगी यूनिफॉर्मली, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से। अब मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ आधे घंटे बाद, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अभी भी वही है 50, पहले भी वही था 50। तो यानी कि जस्ट आप बाहर से फोर्स ना लगाओ, इफ़ कंडीशन क्या होगी, अगर मैं बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा तो मोमेंटम सेम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर हम बाहर से फोर्स ना लगाएं तो मोमेंटम सेम रहता है। अगर मैंने कहीं फोर्स लगा दिया, अगर मैंने फोर्स लगा दिया मतलब 0 नहीं है, कुछ लगा दिया, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फोर्स 0 है तो मोमेंटम सेम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन अगर फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। चलिए जी, यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to external force applied on the body। मतलब force is directly proportional to rate of change of linear momentum। Force is directly proportional to rate of change of linear momentum। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d/dt टाइम के साथ मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करो, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आज के बाद फोर्स की डेफिनेशन क्या होएगी, लास्ट क्लास में भी एक तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो फोर्स की असली डेफिनेशन क्या है, मेन डेफिनेशन क्या है, ये है जी,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट, CTM कोई आपसे पूछता है डिफाइन फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए जी, तो d/dt ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स लगते ही मोमेंटम चेंज हो जाता है। काश फोर्स ना लगती तो मोमेंटम कैसा था? कांस्टेंट। ये देखो d/dt डिफ्रेंशिएशन करो मोमेंटम की, तो क्या आता है? फोर्स आता है। तो अगर काश मोमेंटम कांस्टेंट होता, मतलब जो मोमेंटम है वही रहता, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? ज़ीरो। तो सही भी बात है, जब जब फोर्स ज़ीरो होता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, तो मैंने कहा था आपको मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर फोर्स लग गया तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए जी, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए मैंने कांस्टेंट लगाया k dp/dt। ये डेरिवेशन देखना जी, अब ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के सेकंड लॉ की डेरिवेशन। फिर k क्या है? वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देन तो फोर्स आया जी अभी k dp/dt। अब आगे तो फोर्स इज इक्वल टू k एज इट इज़ d/dt ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है निकल के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? dv/dt। मास हर बॉडी का कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता। अंदर क्या आ गया? v/t, तो मतलब dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता था? काइनेमेटिक्स में पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। तो वैसे तो ये आंसर आया जी। अब एक्सपेरिमेंटली हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या किया कि व्हेन 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मास ऑफ 1 kg। 1 kg मास पे मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। देन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया? देन इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन डेड बॉडी। तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी आई? उस बॉडी की एक्सेलरेशन, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या देखा हमने कि एक बॉडी जिसका मास है 1 kg, उस पर अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है जी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आई। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। तो सारी बातें हम अप्लाई कर देते हैं फोर्स इज इक्वल टू KMA में। तो मैंने फोर्स को डाल दिया 1 न्यूटन, k की वैल्यू हम निकालना चाहते थे, मास था 1 kg, एक्सेलरेशन आई 1। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1। k तो वैसे ही एक कांस्टेंट था, फिक्स्ड कांस्टेंट, तो वापस से इसकी वैल्यू हमने वहीं पुट कर दी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? ये है जी इक्वेशन नंबर 1। तो k की वैल्यू अब फाइनल इसमें डाल दी हमने, तो फोर्स इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया? तो जैसी भी ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी ये करनी होती है, स्कूल एग्ज़ाम में आती है, डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप ये काम करके ही आओगे। तो ये आ गया जी न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जस्ट एक आंसर है, CTM बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग यहीं से थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स डिफाइन करो तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स के लगते ही मोमेंटम चेंज होता है। काश फोर्स ना लगता, तो ये साइड पे मैंने करके दिखा रखा है अगर, तो काश फोर्स ना लगता तो मोमेंटम सेम रहता है। अगर फोर्स लग गया, ये देखो इसमें, अगर फोर्स लग गया तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होता रहेगा। तो यही बोला है न्यूटन के सेकंड लॉ में कि फोर्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होता रहेगा। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम सेम रहेगा,
कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, कोई चल रही है तो चलती ही रहेगी उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में, अगर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे। चलिए जी, तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये आती है डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एसआई यूनिट, तो फोर्स की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या है जी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आप डेरिवेशन में ये भी लिख सकते थे कि भाई ए क्या होता है, वी नो डेट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन कहते थे। तो एम क्या है, यहाँ पे लिख देना चाहिए, एम क्या है, वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी इन केजी। एक्सेलरेशन क्या है, ए क्या है, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, फिर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है जी न्यूटन। तो क्योंकि फोर्स का आंसर था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मास की जगह केजी, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं ज़रा। सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो 1 डाइन इज इक्वल टू, तो 1 केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अब देखते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अभी अभी हमने क्या लिखा था, 1 केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम, मीटर, मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, नीचे सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़। चलिए जी, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ और 2 5, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, डाइन्स। तो 1 न्यूटन में हमें पहले भी पता है 10⁻5 डाइन होते हैं। चलिए जी, ये भी हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता लग गया। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन्स, ये भी हमने देख लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट थी बात। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से देखना अब एक्स्ट्राज में, कभी कभी एक वर्ड आता है 1 kgf। 1 kgf बहुत यूज़ होगा न्यूमेरिकल में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेट ऑफ 1 kg मास, वेट ऑफ 1 kg। 1 kgf का मतलब होता है 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स मतलब वेट ऑफ 1 kg मास। तो मतलब 1 kg का कोई मास है, उसका वेट हमेशा नीचे लगता है mg। तो मास कितना है 1 kg, g की वैल्यू क्या होता है 9.8, तो इतने मैनी न्यूटन। तो यानी कि 1 kgf का क्या मतलब होता है 9.8 न्यूटन। इसी तरह कभी कोई कहे 3 kgf का मतलब क्या होगा, 3 × 9.8 न्यूटन, मतलब ये आंसर है 3 × 9.8 न्यूटन। मतलब 3 kg का कोई मास है जी, उसका वेट कितना लगेगा, तो वेट कितना लगेगा mg। m कितना है इस बार 3, g की वैल्यू 9.8, तो mg की यूनिट्स क्या आएगी न्यूटन, 3 × 9.8 न्यूटन। 5 kgf का क्या मतलब होगा, 5 × 9.8 न्यूटन। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम आएगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट एक बड़ी सी आसान सी चीज़ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पढ़ा हुआ है सबने 9th क्लास में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई अगर F, तो बदले में बी भी करेंटेड फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगा -F ऑन दी बॉडी ए। तो अगर दो बॉडीज़ थी ए एंड बी, ए ने अगर बी के ऊपर फोर्स लगाई F,
तो गारंटी है बी भी ए के ऊपर उतनी ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो माइनस एफ फैक्टर बी लगाएगा ए के ऊपर, ए ने बी पे लगाई थी एफ फैक्टर, बी ए पे कितना लगाएगा माइनस एफ फैक्टर, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। एग्जाम्पल, बुक केप्ट ऑन अ टेबल। तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो बुक जो है टेबल के ऊपर फोर्स लगाती है, लेट से एफ, तो टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो कितना लगाएगा माइनस एफ, डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। तो मान लो ये आप खड़े हो, आपने देखा होगा ज़रूर, आपने एक बड़ी सी गन अपने शोल्डर पे लगा रखी है। तो जैसे ही आप गन से बुलेट फायर करते हो, तो गन ने बुलेट के ऊपर अगर आगे फोर्स लगाई, गन ने बुलेट के ऊपर अगर आगे फोर्स लगाई, तो बुलेट जब निकलती है तो गन के ऊपर पीछे से रिकॉइल, तो एक फोर्स लगा के जाती है, रिएक्टिंग फोर्स। ये थी एक्शन फोर्स जो कि गन ने लगाई बुलेट के ऊपर। तो बुलेट भी गन के ऊपर लगा के जाती है एक पीछे की तरफ फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो गन एकदम से पीछे की तरफ आती है, पीछे आपका शोल्डर था, शोल्डर पे एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है, तो आप हल्का सा पीछे की तरफ पुश हो जाते हो। ये आपने ज़रूर देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है। वॉकिंग, जब आप चलते हो ग्राउंड के ऊपर, जब आप ग्राउंड के ऊपर चलते हो तो हमेशा, अच्छा पानी के ऊपर क्यों नहीं चल पाते, हवा में क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि आपको एक्शन करना है। आप अगर आगे की तरफ जाओगे तो कैसे जाओगे, आपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पैर से पुश करते हो, ग्राउंड आपको आगे फेंकती है, तब आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो। ये भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो वॉक करने के लिए भी आपको एक्शन रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। आप अर्थ को पीछे फेंकते हो, पीछे धकेलते हो, तो ये एक्शन था। अर्थ आपको आगे की तरफ पुश करती है, तो वो रिएक्शन फोर्स की वजह से आप आगे चल पाते हो ग्राउंड के ऊपर। स्विमिंग बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। आप हाथ पैर चलाना बंद कर दो तो आप वहीं रह जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, वहीं फ्लोट करते रह जाओगे। स्विमिंग करते हुए आप वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हो, पैरों से भी और हाथों से भी। तो हैंड से आप क्या कर रहे हो, पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, तो पानी आपको आगे की तरफ फेंक रहा है, तब आप आगे की तरफ स्विम कर पा रहे हो। चलिए थोड़े एग्जांपल देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो फर्स्ट देखो, ये गन से जो बुलेट निकली, तो बुलेट क्या हो गया, एक्शन। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट, बुलेट स्पीड एकदम से बढ़ रही है, बुलेट बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो ऐसा नहीं है बुलेट खाली चली गई, तो उसने भी गन को पीछे की तरफ, ये देखो ब्लू एरो से क्या हुआ, गन को पीछे की तरफ पुश करा, तो रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, तो ये रिएक्शन थी। चल कैसे पा रहे हो आप, सेकंड एग्जांपल में देखो, तो आपने पीछे की तरफ, ये देखो ये क्या किया, एक्शन किया। एक्शन क्या है, फुट पुशेस डाउन एंड बैक। तो आपने अर्थ को पीछे की तरफ फेंका या कोशिश करी, तो अर्थ ने आपको आगे की तरफ, पिंक एरो देखो वो क्या कह रहा है, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, तो फ्लोर आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है। थर्ड एग्जांपल तो बेस्ट है, सबके साथ हुआ होगा। आप बोटिंग करके आ रहे हो, तो जब बोट से क्या कर रहे हो, बोट से जब आपने ग्राउंड के ऊपर जाना होता है, तो आप क्या करते हो, बॉयज़ फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट, आपने बोट को पीछे की तरफ पुश करा और एकदम से आगे की तरफ जंप ली। तो आपने क्या करा, बॉयज़ फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट, आपने बोट को पीछे की तरफ पुश किया, रिएक्शन बोट ने क्या करा, फिर बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन फीट, तो आप आगे की तरफ जंप करके आगे की तरफ चले गए एंड बोट को पीछे की तरफ फेंक के चले गए। तो बोट एकदम से पीछे की तरफ जाती है, तब जाके आप आगे की तरफ जंप कर पाते हो। यही फिर से है एग्जांपल, शॉर्ट डेफिनेशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। ये देखो, आपने बोट पे पैर रख के और एकदम से आगे की तरफ जंप कर रहे हो, तो बोट को पीछे भी फेंक रहे हो, तब बोट ने आपको रिएक्शन दी और आप आगे जा पा रहे हो। स्विमिंग में देखो, ये एक और एग्जांपल है राइट साइड पे। तो आपने पानी को पीछे की तरफ फेंका, तो आप एक्शन यहाँ कर रहे हो, आपने पानी को पीछे फेंका, फिर पानी ने आपको बदले में क्या किया, आगे की तरफ फेंका, तो रिएक्शन फोर्स बाय वाटर, तो वाटर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द स्विमर। चलिए जी, तो आज हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आज अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। आपने मॉडर्न एबीसी या प्रदीप या एच सी वर्मा कोई भी अच्छी सी बुक उठानी है
और उसमें ढूंढना है। HC वर्मा में तो शायद नहीं मिलेगा, ये आपको स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। विच लॉ इज़ रियल लॉ ऑफ मोशन एंड वाई। तो आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, पहले ढूंढना है, समझना है, फिर कॉपी पे नोट डाउन करना है और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये आपका होमवर्क है। तो मैं भी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लॉ हमने पढ़े, उनमें से एक लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो आपने बताना है वो कौन सा है और ऐसा क्यों है, क्यों उस लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। चलिए जी, तो ये आपका होमवर्क है, आप करके रखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको रिवाइज ज़रूर करके रखना। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.